फर्टिलिटी का हमने लास्ट टाइम किया था, टॉपिक सब फर्टिलिटी का। हम लोगों ने हिस्ट्री काफी कवर कर ली थी, एग्जामिनेशन वो सारा कुछ भी। उसके अलावा भी जो बाकी जो टीचर्स लेते रहे हैं इस कोर्स में क्लासेस, उन्होंने भी ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल था कि आगे अब ट्यूबल ब्लॉकेट पे जरा बात भी कर लें, ताकि वो भी एक चीज कवर हो जाए। बहुत ही वास्ट किस्म का ये टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि ट्यूबल ब्लॉकेट कैन बी बिकॉज ऑफ cyst, or it can be because of tuberculosis, it can be because of endometriosis, etc., etc. So we can discuss that all. Volunteer हमारे कौन है? 2 शायद volunteers थे जी। सॉरी, 1 मिनट आप मुझे दो, volunteers आ जाएं, उसके बाद भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ मैम, ये क्लियर कर दें कि सुना है कि लॉन्ग केस वापस आ गया है, कि वाकई में ऐसा है? ये किसने बताया कि लॉन्ग केस वापस आ गया? प्लीज ये कंफर्म करें, किसने बताया है? सब सीनियर्स और मेंटर्स और बाकी ग्रुप्स में यही बात हो रही है कि लॉन्ग केस वापस आ चुका है, क्योंकि हाँ एग्जामिनर जी। सेटिस्फाई नहीं थे। अच्छा, लॉन्ग केस का यार, ये मैं लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम डॉक्टर तैयब। ही इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क। अगर उनके डिपार्टमेंट का कोई यहाँ बैठा हुआ है तो वो भी हमें बता सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जब इस तरह का टाइम आ रहा होता है तो हर किस्म के रूमर्स मशहूर हो जाते हैं। बात ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि यू शुड नो कि ये लॉन्ग केस है या टॉक्स है या वही चीज। मुझे ऐसे लगता है कि अभी लॉन्ग केस वापस नहीं आएगा, ना आया होगा। हाउएवर ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली सीपीएसपी इज वर्किंग के फोकस्ड और स्किल्ड जो टॉक स्टेशन है उसके ऊपर, उसको और इम्प्रूव कैसे करें, और इम्प्रूव कैसे करें। और आई डोंट रियली थिंक, क्योंकि वो एक अब पुराना ही मेथड है लॉन्ग केस वाला, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आया। मैम, एसीपीएसपी ने एग्जाम से 2 दिन पहले तो लाइव पेशेंट्स रखे हैं, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो ये तो कुछ भी कर लाइव सकता है। पेशेंट्स, हाँ देखो, लाइव पेशेंट्स तो आने हैं। वो तो शायद मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी कहती जा रही थी कि एग्जामिनेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर असेसमेंट के आप पेशेंट एग्जामिनेशन को स्किप ही नहीं कर सकते। और मैनिक्वेंस पे हमारे एरिया में, हमारे सेटअप में जैसे हम लोगों ने काम करना है और जैसी हम ट्रेनिंग करते आए हैं, मैनिक्वेंस इज नॉट द राइट वे टू असेस एनीवन जब तक आप रियल पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं देखोगे। तो ये तो बहुत ही अर्ली बल्कि और अच्छा स्टेप हो गया। मेरा तो पर्सनली ये ख्याल था कि इतना जल्दी शायद ना इम्प्लीमेंट हो सके, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट आई वुड से, कि उन्होंने इस पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन को भी एंटर कर दिया ना। तो आई थिंक ये तो होना था। जो जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था विद द टॉक स्टेशन, उसमें ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी थी। और सबसे वही बात है कि एग्जाम में अगर आप कोई सेगमेंट मिस करोगे तो यू आर एक्चुअली मिसिंग दैट सेगमेंट इन द होल ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग सारी एग्जाम को नजर में रख के ट्रेनी करता है। जब उसे ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में उसका एग्जामिनेशन पार्ट असेस ही नहीं होना, तो ओपीडी में पेशेंट एग्जामिनेशन से लेके इमरजेंसी में हर चीज में आप अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें स्किप करना शुरू हो जाते हो। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव द राइट एग्जामिनेशन फाइंडिंग इन अ पेशेंट, तो यू कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर। जब आप फंडल हाइट ही नहीं ठीक बता सकोगे, या जब आप इस एस्टिमेटेड बेबी वेट का ही अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको पीए पे करते हुए यही नहीं पता चल रहा कि आईयूजीआर है या ये मैक्रोसोमिया है या इंक्रीज लाइकर ये लग रहा है या ये ट्विन हो सकता है या फिर फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, जब आपको एग्जामिनेशन में पता नहीं चल रहा तो व्हाट टाइप ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट यू आर। तो ये जब फर्स्ट एग्जाम हुआ था तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था कि ये इससे बेहतर है कि ये हो ही ना एग्जाम के, मतलब अगर आप इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिस कर रहे हो। तो तो देवर मैम अरेंजिंग। तो मैम जी सिर्फ एग्जामिनेशन ही रख देना, इन्होंने तो हिस्ट्री भी रख दिया, एग्जामिनेशन भी रख दिया। पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं जो इतने तंग आ चुके होते हैं कि वो प्रॉपर हिस्ट्री भी नहीं देते हैं, तो फिर इतना टाइम तो कम होता है ना। तो देखो, ये उन्होंने बात है, अगर मैं असेस आपको ही करना है बताती तो मैम, हूँ। जनरल एग्जामिनेशन कर लें। एग्जामिनेशन तो फिर भी नहीं था हमारे एग्जाम तो में, सिर्फ एब्डोमिनल का एग्जाम ही था। रख नहीं लेना, नहीं, एक चीज रख दें, मैं एग्जामिनेशन बताती हूँ, उन्होंने चेक करना है तो वो एक कर मिनट मेरी बात सुन। देखो, ये जो सारा आपका एग्जाम है ना, इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम। ये आपकी पार्ट ऑफ कह लो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग भी है, क्योंकि
देर आर मेनी सिनेरियोज, ऐसे ऐसे सिनेरियोज आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। वंस इंशाल्लाह यू विल पास योर FCPS, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठ जाओ, वहां से लेके आप कोई इमरजेंसी में खड़े हो, आप चाहे अपने वार्ड के, अपने डिपार्टमेंट के वार्ड में खड़े हो, लेकिन वंस यू आर अ कंसल्टेंट, आप आगे AP बनोगे इंशाल्लाह, आप एसोसिएट प्रोफेसर तक इंशाल्लाह जाओगे, एंड देन आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस आल्सो, तो आप वो तो एक ऐसा सिनेरियो है कि आपको किसी भी तरह फेस करना पड़ सकता है। आपके पास 5 मिनट कई दफा हो सकते हैं, और आपको उसी कंडीशन में ही पेशेंट को असेस करना है, और आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। आपको बहुत ज्यादा वर्स्ट किस्म के बिहेवियर वाले पेशेंट्स मिलेंगे, आपको उनके इंतहाई अग्रेसिव से लेके इंतहाई बुरे अटेंडेंट्स मिलेंगे, जो आपने अकेले अपने क्लिनिक पे बैठ के हैंडल करने पड़ सकते हैं। डॉक्टर रूबा, ये हिस्ट्री तो हम स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन में भी सारी स्टेशंस पे हो रही है ना, वो तो हर ठीक जगह है, हमारा सिनेरियो आ रहा है। मतलब अगर ठीक है, उन्होंने सिर्फ एग्जामिनेशन की स्किल ही देखनी है तो कोई एक पार्ट रख दें ना, ठीक है वैसे एग्जामिनेशन बुक रख वाला दें, मेरा दे अब हिस्ट्री तो सवाल ना पहले रखे ना, सुनाना क्योंकि थोड़ी पेशेंट बड़े अनॉयड हो चुके होते हैं, बार बार एक ही बात कर करके कल इन्होंने मेरे से भी जो, कोई 10 दफा कोई सवाल पूछेगा मैं तंग आ जाऊंगी। आप बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो शायद, पेशेंट सही लेकिन नहीं बताते। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। इन्होंने, अगर 16 कैंडिडेट्स हैं एक दिन में, तो सारे 16 एक मरीज के ऊपर नहीं आते। इन्होंने मैक्सिमम नंबर एक पेशेंट के ऊपर 4 रखा हुआ है। 4 से ज्यादा कैंडिडेट्स एक मरीज से वो सवाल, दे कॉन्स्टेंटली चेंज द पेशेंट। यही तो मैं बता नहीं रही चेंज हूँ। हो रहे, नहीं चेंज हुए, एक ही पेशेंट रहा है पूरे सर्किट में। मैम एक ही पेशेंट था, इवन फर्स्ट बैच में भी और ये सेकंड थोड़ी बैच में। सी है बात। और आखिरी पेशेंट, कुछ लड़कियां कहती हैं कि वो इतना तंग हो गए थे कि उसने बेचारी ने हाथ जोड़ जोड़ के उसको बिठाया कि खुदा के लिए मुझसे मेरा वाइवा होने ले दो। मतलब इतने तंग हो गई थी कि वो हाँ, भाग रही थी। मतलब मेरे साथ हिस्ट्री ना लें, एक चीज करते हैं ताकि वो पेशेंट भी तंग ना हाँ, हो। ये है कोई कि दे कैन PPE नॉट कर कीप लें, वन प्रॉपर पेशेंट। अच्छा, एग्जामिनेशन मुझे कर जो लें। पता लगा था, जो एग्जामिनर्स और CPSP के उधर से, आई गॉट टू नो कि 4 से ज्यादा नंबर नहीं रखा हुआ। ओके मैम, सॉरी, आई हैव टू म्यूट यू ऑल। जिससे बोलना है फिर वो अनम्यूट कर ले, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस, अदरवाइज जिसने बोलना है वो अनम्यूट कर ले। मुझे ये पता चला था कि 4 से ज्यादा कैंडिडेट्स एक मरीज को नहीं कर रहे अटेंड, इस वजह से उन्होंने दे आर चेंजिंग द पेशेंट्स। ये अब आप लोगों ने मुझे बताया है कि ऐसा नहीं है, हालांकि मुझे वो CPSP और वहाँ एग्जामिनर्स से जो डिस्कशन से पता लगा था वो यही था। सो हाँ, ये बात तो बहुत अनोइंग है कि अगर आप एक ही पेशेंट बिठाया हुआ है और उससे 16 के करीब आके कैंडिडेट्स पूछ के जा रहे हैं, तो वो भी तो इंसान है। आई मैम डोंट एक नो सर्किट कि में भैया एक तो ही ठीक नहीं पेशेंट है। था, गायनी का भी और और ऑप्स मैम का भी, वो एक आप सर्किट खुद में सर्किट एक ही सोचें, पेशेंट था। और मैम आप खुद सोचें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि बेल हाँ, हो रही है, हाउ कैन यू चेंज द पेशेंट। वो तो हमारा वो रोटेशन ही खराब हो जाएगी। आखिर लाने ले जाने में नहीं नहीं, पेशेंट वो का तो टाइम तो प्रैक्टिकली लगता है। पॉसिबल है। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो आप पहले से ही खड़ा किया हो 7 पेशेंट, और जैसे ही हुआ उधर से कुर्सी से उठाया और मैम दूसरे को प्रेग्नेंट बिठा दिया। पेशेंट काउच पे लेटते हुए कोई 2 मिनट लगा देगी, कोई तो बात नहीं, नहीं, कैंडिडेट दिस का इज टाइम जाया करती पॉसिबल है। ना मेरी जान, दिस इज पॉसिबल। जब आपका वाइवा हो रहा है, आप एग्जामिनर को वाइवा दे रहे हो, एग्जामिनेशन के बाद ड्यूरिंग एग्जाम ही पेशेंट बदला जा सकता है। वो तो इवन लॉन्ग केस में भी मैंने देखा हुआ होते हुए कि पेशेंट ने एक्सेसिव ब्लीड कर गया तो उसे उठाकर ले गए, एग्जामिनर से बातचीत शुरू हो गई, हिस्ट्री एग्जामिनेशन पूरा हो गया और एग्जामिनर से वाइवा शुरू हुआ हुआ है। व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट कैन बी चेंज्ड, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल मैम है, जो और बड़ा अभी आराम अभी से। लास्ट एग्जाम हुआ ना, उसमें सर्किट में जो 16 स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो एक ही पेशेंट था। जैसे मेरी दफा में डायबिटीज और ऑप्स तो कोली ये वाली तो ऑप्स बहुत वाली अजीब थी, बात है। और ये तो फाइब्रॉइड कैसे वाली एक थी वाकई मैडम गायनी एक में। वही, मतलब रोल प्लेयर हो तो और बात है, लेकिन अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो वो तो वाकई पेशेंट अनॉय हो सकता है, बिल्कुल। मैम एक पेशेंट मैम तो कराची सेंटर रोने में तो लग एक गई ऐसा थी। ऐसा तो जी, रिफ्यूज कर दिया, मुझे एग्जामिन ही नहीं करने दिया उसने। मैम इस तरह की प्रॉब्लम से तो हम लोगों की जान छूटी थी, अब इन्होंने फिर यही कर दिया तो फिर क्या फायदा। आई थिंक कि अब देखो अगले में दे आर इम्प्रूविंग इट ना, तो आई एम श्योर कि अब अगले में मैं भी आगे कन्वे कर दूंगी, लेकिन ये है कि हर अगले में आई एम श्योर इसको करेंगे, वरना पेशेंट चेंज करना बिल्कुल मसला नहीं है, बड़े आराम से बड़े डिसेंट तरीके से पेशेंट चेंज हो सकता है ड्यूरिंग एग्जाम, और मैम वैसे कर भी देना एग्जामिनेशन रख चाहिए। लें, ये हिस्ट्री वाला जो चक्कर है ना, ये प्लीज ये उन्हें कह दें, क्योंकि वो हमें कई दफा तो एक पेशेंट कह रही हम्म, थी कि मैंने उससे पूछा, उसने मुझे वो चीजें नहीं बताई हैं। जब वो पेशेंट को ही नहीं हो रहा तो वो फिर ये तो हमारा वाइवा खराब करने वाली बात है ना। जब बिल्कुल हमें बिल्कुल। इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हमने उसके मुताबिक फोकस, अगर उन्होंने क्लिनिकल स्किल देखनी है
तो वो क्लिनिकल स्किल उस पे देखेंगे, क्योंकि पेशेंट की तो ये देखो ये लैंग्वेज सारे बैरियर भी आता प्रॉब्लम्स है। है ये कन्वे भी होंगे। आई होप कि आप लोग लिख के भी आए होंगे और ये बिल्कुल सीरियसली वो लेंगे। आई एम श्योर दे विल फर्दर इम्प्रूव दिस एग्जाम और दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये देखो आपने कितनी मुझे इंपॉर्टेंट बात बताई है। वाकई व्हेन वन एग्जामिनर इज सिटिंग देयर फॉर 16 कैंडिडेट्स तो वन वन पेशेंट तो वो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट द क्लास ऑल्सो। ठीक है जी, महविश जल्दी से बात कर लो फिर वी कैन स्टार्ट। मैम उनको मैडम ये जो भी गायनी बताएं का कि पेशेंट था जो मेरा, भी मैम उनको जी ये भी बताएं कि जो भी रखते हैं ये पैटर्न कार्डली हमें कोई रिटर्न नोटिफिकेशन तो दिया करें। वो हम नहीं बिल्कुल आएगा, वो कंफ्यूज ही कभी नहीं रहते हुआ, हैं। वो ये नहीं तो होगा। होना चाहिए ना, ये तो कोई बात नहीं है हर जगह। होना तो चाहिए लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर जगह होता है। हमारे सीयूजी में भी ऐसी बात नहीं है, बड़ा कुछ अनहोना हो जाता है। तो ये इस तरह नहीं। हाँ जी महविश। मैडम जो गायनी का पेशेंट था मेरा, मैंने उससे फैमिली हिस्ट्री पूछी, मैस एब्डोमेन था, तो उसने मुझे हिस्ट्री नहीं दी। लेकिन मेरे साथ जो दूसरी कैंडिडेट पास हुई हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने हिस्ट्री दी थी कि जी मेरी जो एक आंटी हैं उनको भी ओवेरियन सीए का इशू था। तो मतलब मुझे लग रहा था कि पेशेंट की जब आप हिस्ट्री लेते हैं और जब कंटिन्यूअस एक ही बार बार ली जा रहा है तो पेशेंट फिर खुद भी कुछ चीजें मिस करना शुरू हो जाता है, या वो बता नहीं रहा होता या उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। लेकिन मैं हाँ समझ नहीं पाई कि उसने मुझे वो हिस्ट्री में, मैं उससे पूछ रही हूँ फैमिली, उसने नहीं बताई, लेकिन दूसरा कैंडिडेट कह रहा था कि उसको बताई है। चलो अब आपको नहीं बताई तो आपके लिए तो फिर नहीं है ना। आपने तो वही हाँ ये बात बात तो करनी है है। जो पेशेंट कह रहे हैं। यू हैव टू बिलीव योर पेशेंट। ठीक है हाँ चल ठीक है। लेकिन फिर टीम चलो गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी आई हैं हमारी वो क्या कहते हैं वॉलंटियर्स। सब फर्टिलिटी और ट्यूबल ब्लॉकेड है। सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री हमने पिछली क्लास में भी कर ली थी। पिछली बहुत सारे क्लासेस में आप लोग कर भी रहे हो बाकी फैसिलिटेटर्स हैं उन सबके साथ। वॉलंटियर कौन है जल्दी से हाथ अपना खड़ा कर दें। मैं हूँ मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी आमना। सो लेट्स बिगिन। मैं आपके पास है कोई केस करना, मैं आपको सिनेरियो देती हूँ। नहीं मैडम, आप दी। ओके सो 32 years of age, married for 5 years with primary subfertility, comes for the treatment as her HSG is showing blocked tubes. Her husband's semen analysis is normal. क्विकली अगर आप हिस्ट्री बताओ और देन विल गो। हम डायरेक्ट मैनेजमेंट में जाएंगे वैसे, लेकिन आप हिस्ट्री जल्दी से बता दो आमना। कहाँ गई आमना? मैरिड फॉर 5 हाँ years है, प्राइमरी सबफर्टिलिटी है, केम विद ब्लॉक ट्यूब, एचएसजी की रिपोर्ट लेके आई है। जी बायोलैटरल ठीक ब्लॉकेड है एंड हस्बैंड semen analysis is normal. HSG is performed 2 months back. ठीक है मैडम, शुरू करूं? जी फर्स्ट आई विल कंफर्म। अच्छा मैं आपका 32 टाइम भी years, रख रही हूँ। हिस्ट्री पे आपने 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। ठीक है मैडम। First, I will confirm as this is her first marriage, or this is her she is divorced, and then I will confirm about जो क्या कहते हैं मतलब वो पूछेंगे तो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसको किस तरह पूछेंगे थोड़ा सा। Then I will confirm about the frequency of coitus, menstrual cycles. Are they living together or not? And उसके बाद is she become pregnant before, or a history of any miscarriage, or their history of any weight gain, galactoria, history of any previous surgery, history of any drugs, history of any chronic illness, and investigations or treatment up till now, and came block tubes HS। अब HS से तो मैडम वो नॉर्मल लेके आइए, बाकी ब्लॉक ट्यूब्स के बाद ट्रीटमेंट पूछ लेंगे उससे कि अभी तक उसने कोई लिया या नहीं लिया जैसे। तो फिर उसके बाद इन हस्बैंड के लिए फॉर हस्बैंड आई विल आस्क अबाउट हिज। मैडम अगर HS से नॉर्मल हो फिर तो बाकी हिस्ट्री का कोई काम नहीं है ना, जो ड्रग्स या मम्स या ऑर्काइटिस मैंने या क्या HSG में ब्लॉक ट्यूब्स है, इट्स नॉट नॉर्मल। HS से अगर हाँ नॉर्मल है ठीक है आप सही चल रहे हो। पूछो ना मेरे से सवाल ना पूछो। यू डूइंग फाइन। बोलो शाबाश, पॉइंट्स बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो शाबाश अच्छा बोल ठीक दो। है। अच्छा एंड any history of nipple discharge, weight gain, hirsutism, and any thyroid disease, and any thyroid का पूछ लेंगे, और previous surgical history पूछ लेंगे, and मैडम यही होंगे।
पैरिटी अबॉर्शन सारी, फिर उसके बाद तो वो आगे पूछेंगे इन्वेस्टिगेशंस का, और देन विल गो फर्दर। आगे चलो। आगे चलो। अच्छा, फिर इन अभी 2 मिनट हो एग्जामिनेशन गया आपको हिस्ट्री बोलते हुए, मैंने आपको 4 मिनट दिए। अच्छा, हिस्ट्री में मैडम और पूछ लेंगे, मतलब 5 इयर्स में पूछ लेंगे कि मिसकैरेज भी हो गया, पैरिटी भी हो गया, अबॉर्शन भी हो गया, सब ग्लैक्टोरिया भी हो गया, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑफ फेटिस भी हो गया। और मैडम फिर एग्जामिनेशंस पे आ जाएंगे, उसके अंदर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, कोई और BMI आ बताए हिस्ट्री? महविश ने हाथ खड़ा। मैं बताऊं? बताओ मिनाल, मैम लाइक जो सिनेरियो शुरू से आप बताओ। यस मैम 3 मिनट्स है। ओके मैम, जो सिनेरियो आपने दिया है इसमें तो वी हैव टू फोकस हर ब्लॉक ट्यूब्स के रिलेटेड जो हमें हिस्ट्री हमें वो पूछनी है। लाइक हम मरीज से पूछेंगे कि क्या आपको पहले किसी नीचे से गंदे पानी की शिकायत रही है, नलों में दर्द, साथ में हल्का सा बुखार की शिकायत, या आपको या फिर फैमिली में किसी को टीबी की शिकायत है कि लंबे से आपको खांसी हो रही है, ये साथ कैसे में बोल रहे हो? इंग्लिश में बोलो, जैसे एग्जाम में एग्जामिनर को बताना है। ओके स्ट्रक्चर में बोलना है। ओके शाबाश। So I will ask the patient. I will ask the patient about any history of lower abdominal pain, fever, and abdominal vaginal discharge. Any history of chronic cough, night sweats, and fever. Any past history of abdominal or pelvic surgeries. Any history of menstrual pain. Okay, and I will ask whether her cycles are regular. Her cycles are regular or not, and any history of menstrual pain. See, if there's a pain, then what's the onset of the pain, and for how long the pain exists. Right? Then I will ask about I will ask about any history of investigations up till now, and any history of treatment up till now. Right? And after this, जो है, after this, I will go for the after this I will counsel the patient. I will ask the investigation from the examiner. अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। ये मैंने आपसे हिस्ट्री पूछी है, सब फर्टिलिटी की तो है ही, लेकिन इट इज नाउ सब फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेट। सिनेरियो में दिया हुआ है ना ट्यूबल ब्लॉकेट, तो आप एक बड़ी अगर फोकस से बात करो ट्यूबल ब्लॉकेट की कॉजेस से रिलेटेड, तो कितना खूबसूरत लगे। देखो, शी इज 32, मैरिड फॉर 5, मैंने कह दिया प्राइमरी सब फर्टिलिटी। पहले वो जो डॉक्टर आमना बीच में पता नहीं क्या बात कर रही कि शी इज ओके फर्स्ट मैरिज की तो बात है, तो डिवोर्स की कहां से पता? एवरी वर्ड यू आर यूजिंग इज इंपॉर्टेंट। इफ शी इज डिवोर्स, व्हाई शुड हैव शी कम फॉर द कंसेप्शन टू यू? वो फिर अपना HSG क्यों लेके आती है? HSA की रिपोर्ट हाथ में पकड़ के जो वर्ड आप वहां पे बोल रहे हो ना, इट्स अ ब्लंडर। एक मरीज आपके पास इनफर्टिलिटी का आके बैठा है और आप उसे पूछ रहे हो कि आप डिवोर्स्ड है? मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग? मतलब ये कोई बच्चों वाली बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें कि आपकी एक एक बॉडी लैंग्वेज, आपका एक एक क्या, हाउ सीरियस यू आर टेकिंग योर पे। तो आपने फजूल कोई वर्ड इररेलेवेंट बोलना ही नहीं है। आप वहां पर उस वक्त डॉक्टर बन के उसके सामने बैठे हुए हो पेशेंट के, बस एक वो मरीज आपके पास आया है कि एक अल्लाह है ऊपर और नीचे आप ना, उसके अलावा और कोई नहीं है उसके लिए, और आप एक नॉनसेंस बात कर रहे हो उसके सामने। आपने इसी तरह आपने एग्जाम में अगर एक लफ्ज भी एक्स्ट्रा गलत बोला या आपने एक इन्वेस्टिगेशन भी एक्स्ट्रा बोली, तो इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये बातें नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसीलिए तो कहते हैं कि चाहे आखिरी दिन कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ अपनी नींद पूरी करके जाओ, खाना पीना माहौल ठीक करके जाओ, ताकि वहां पे जाके कोई बहुत बड़ी बोंगी ना बोल दे। ठीक है, प्राइमरी सब तो मैम इसमें हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि इज इट द फर्स्ट मैरिज ऑफ बोथ कपल्स, फर्स्ट और सेकंड मैरिज, पेरेंट्स, बोथ पार्टनर्स, ऐसा फर्स्ट मैरिज वो इस तरह बोलने का तरीका है। लास्ट टाइम हमने बात की from both partner we will ask about the age and occupation and any medical Good. history, Very surgical good. history, drug नहीं, allergy, इस तरह ना and from बोलो, the फ्रॉम husband. बोथ पार्टनर्स नहीं बोलना। ये सर ऐसे राशिद ने लगता हमें है कि यही कहा वेग था सी कि हिस्ट्री है। बोथ पार्टनर्स नहीं बोलना, आपने दोनों से अलग अलग। इसमें ये जो फीमेल है, इसमें कॉज आपको दी हुई है सिनेरियो में। HSG में ट्यूबल ब्लॉकेट आया हुआ है, HSA नॉर्मल है,
then why are you talking कि both partners में मैं history of surgery पूछूंगी? इसका मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ सर्जरी इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अ फीमेल एंड मेल एज वेल। हालांकि इसके अंदर फीमेल में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है फीमेल में, मुझे मैं फिनिश पे आपको फीमेल में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ट्यूबल ब्लॉकेट की हिस्ट्री की एक रिपोर्ट आपके पास लेके आई है। मेल का ठीक है HSA नॉर्मल है, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ सर्जरी इज उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी शायद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन मेल हो। डायबिटीज, मम्स, मीजल्स इन चाइल्डहुड, सर्जरी इन मेल, वो इसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस सेम है मेल में, लेकिन फीमेल के अंदर हिस्ट्री ऑफ सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSG की रिपोर्ट आपके सामने लेके आई। तो आप ऐसे हवाओं में कैसे बोल सकते हो कि आई विल आस्क फ्रॉम बोथ पार्टनर्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। हालांकि अगर किसी का हस्बैंड सीमेन एनालिसिस ठीक नहीं है तो हिस्ट्री ऑफ मीजल्स मम्स इन द चाइल्डहुड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया देन द हिस्ट्री ऑफ मम्स इन द फीमेल, ठीक है ना। सो ये आप दोनों की एक साथ हिस्ट्री बोल ही नहीं सकते। इससे ये लगता है कि आप जो हो ना, आपके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंस जो है इस चीज की सेम है। हालांकि यहाँ तो मैं आपको कॉल सामने रख दी है कि HSG पे ब्लॉकेट है, कोई इस चीज को सुनने कोई तैयार। आमना ने भी इस चीज को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी हिस्ट्री में, जो हमारी दूसरी कैंडिडेट है उन्होंने भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी इस चीज को। भाई ठीक है, फर्स्ट मैरिज ऑफ बोथ कपल लिविंग टुगेदर और नॉट लिविंग टुगेदर, इसलिए लिविंग टुगेदर का मतलब नहीं है कि डिवोर्स्ड है कि नहीं, लिविंग टुगेदर का मतलब है कि हस्बैंड कहीं बाहर के मुल्क तो नहीं काम करता, यू नो, दे आर नॉट, दे आइदर दे लिविंग टुगेदर और नॉट, कोर्टल हिस्ट्री, वो सारा कुछ। एंड देन before going ahead with the nipple discharge, hyperprolactinemia, yeah, before going for the menstrual cycles, why are you not concentrating on the HSG? आप कहोगे कि HSG की ठीक है, it was done 2 months back, I would like to review कि किस जगह पे हुआ है इसकी रिपोर्टिंग, एंड I would like to know कि प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री है या नहीं है, फैमिली फर्स्ट डिग्री में ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, उसका खुद पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, या फिर was this her first HSG या पहले भी कोई HSG हुआ या नहीं, या कोई दाई इंटरवेंशंस की हिस्ट्री है या नहीं, क्रॉनिक पेल्विक पेन की हिस्ट्री थी या नहीं, और फिर डिस्पारोनिया की हिस्ट्री और डिस्मेनोरिया। मैडम असल में ये सर ने इस तरह बताया था कि कुछ पहले सर ने दोनों बिल्कुल की ठीक बताया है, सर ने जो बताया मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ। आई हैव आल्सो बीन अ स्टूडेंट, सो मुझे एग्जैक्टली पता है उन्होंने क्या कहा होगा। आपका हिस्ट्री पूरी बिल्कुल इस तरह से होती है, बट वंस द कॉज इज गिवन इन द सिनेरियो, जब सिनेरियो में आपको कॉज दे दी गई है कि ट्यूबल ब्लॉकेड है फॉर एग्जांपल, तो योर हिस्ट्री आफ्टर द इनिशियल पॉइंट्स कंसिडरिंग द लिविंग टुगेदर, सबसे पहले तो LMP, किसी ने LMP नहीं बोली। जब बायोडेटा की बात आई एंड यू वर आस्किंग, somebody was talking about the educational status etc, why did not you say LMP before you go ahead with anything else, right? मैंने आपको सिनेरियो में LMP नहीं दी। So before, after the biodata and the introductory stuff, which includes it's a first marriage of both a couple, coital history and living together or not, etc, and you have to come, अगर cause आपको दी हुई है सिनेरियो के अंदर और कहा हुआ इतना क्लियरली कि ट्यूबल ब्लॉकेट है, तो अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करो ट्यूबल ब्लॉकेट से, उसके बाद बाकी चीजें भी कवर करनी है, क्योंकि हो सकता है वो HSG के साथ PCO का भी केस हो सकता है वो HSG के साथ हस्बैंड के किसी मसले का केस हो सकता है HSA पॉसिबल नॉर्मल हो लेकिन उसका कोइटल हिस्ट्री ठीक ना हो, इंटरकोर्स का प्रॉब्लम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितना कुछ और हो सकता है। सो बट योर हिस्ट्री शुड बिगिन फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉज विच इज गिवन इन द सिनेरियो। जैसे कि HSG में ट्यूबल ब्लॉकेट, तो आप पहले ट्यूबल ब्लॉकेट की सारी कॉजेस तो रूल आउट करो, उसके बाद उसके पीरियड्स की बातें करो, उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री की बात करो, हस्बैंड की डिटेल हिस्ट्री की बात करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट स्टार्ट विद द ट्यूबल ब्लॉकेट एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेट हिस्ट्री में दिया हुआ है और आप पीछे लग गए हो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के या हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के या किसी और चीज के, और ट्यूबल ब्लॉकेट की जब बात करने लगे हो तो एग्जामिनर सोच चुके हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी एक इंसान वहां बैठा हुआ है जबकि 16 लोगों से 1 घंटे में वाइवा ले रहे हैं, मतलब वो अगले बंदे को भी तो इंसान समझे, तो जब आप असल बात करने लगे हो तब तक वो उसको वैसे ही वो सोच चुके हैं, तो फिर सो be very specific। और वैसे भी आप नोट करो when you're sitting in your OPD and a patient comes with a HSG report showing to you that it has got the tubal blockade, तो आप सबसे पहले उससे यही पूछना शुरू करते हो after the initial points, उसकी LMP पूछते हो आप, उसके living together etc पूछते हो, and then you very first thing you ask after seeing the X-ray report is
कि आपके पहले ऑपरेशन तो नहीं कोई हुआ, आपको टीबी तो नहीं है, आपकी बहन को टीबी तो नहीं रहा, आपकी फैमिली में तो टीबी नहीं रहा आपको, और फिर आप उसको एंडोमेट्रियोसिस के लिए सारा रूल आउट करते हो और उसकी डिस्परोनिया वगैरह की हिस्ट्री लेते हो। तो एंड दाई हैंडलिंग, हमारे तो कंट्री में दाई हैंडलिंग का इतना है कि वो दाइयां पूड़ियां रख देती हैं और फिर पेल्विक एब्सेस बने होते हैं। ठीक है, सो आपने वो ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से। अब बताओ सर ने क्या कहा था? यही बताया था मैडम। तो यही बताया था ना, मुझे मैडम पता है, तो मुझे पता है मैडम एग्जाम दोबारा बात शुरू ही करूं? ऐसी है, होना ही ऐसी चाहिए जी। दोबारा शुरू करूं मैडम? हाँ जैसे शाबाश, आपने आई बताया विल गिव उस यू तरह। अनदर चांस, करो, ये इम्पोर्टेंट बहुत है ठीक है, बात एक्चुअली जी। ठीक है मैडम। First of all, I will ask about as they are married for 5 years, they are living together or not, as as there is any history of TB in family, or any chronic illness, any history of dye handling, any history of deep dyspareunia or dysmenorrhea, any history of weight loss, or any history of chronic vaginal discharge, and any history of then coming up to HSG, I will ask about from which setup मतलब HSG उसने कहाँ से कराया है, ये पूछेंगे उससे। as this is some authentical setup as or I will review HSG report as it is the first time, or as she taken any treatment after this HSG, or she has taken any treatment before, and फिर मैडम बस HSG का इतना ऐसे ही पूछेंगे ना? ठीक है, गुड गुड। और प्रीवियस सर्जरी की, और अगर सर्जरी हुई है तो उसकी सारी डिटेल्स। ठीक है, वो तो फिर जैसे जैसे वो जवाब देगी उस तरह ही हिस्ट्री वो हाँ, आगे आपने जाती सर्जरी जाएगी। खाली प्रीवियस सर्जरी मेंशन कर लिया तो समझ आ गया कि मैम आपके मन में फीमेल क्या है। की हिस्ट्री मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी तो स्टार्ट करनी चाहिए ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ जी एंड रेगुलरिटी, ड्यूरेशन एंड ये मैडम अमाउंट कह ऑफ रही ब्लीडिंग, बाद में इंटरमेंस्ट्रुअल और पूछेंगे, ब्लॉक पोस्टकॉइटल ट्यूब की डॉक्टर ब्लीडिंग, जगह शाहिदा, बात मैंने होगी। ये कहा है, डॉक्टर शाहिदा लिसन, LMP। डॉक्टर शाहिदा बात सुने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन HSG की जब रिपोर्ट में ब्लॉक ट्यूब्स आया है तो यू कैन स्टार्ट योर हिस्ट्री विद द ब्लॉक ट्यूब्स एंड देन गो टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी वो ठीक है, हम ना रिपोर्ट जैसे HSG की रिपोर्ट देखेंगे ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपने बताया 2 मंथ्स अगो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेयर शी हैज गॉट HSG रिपोर्ट, ताकि हमें ठीक है, पता चले कि वो डिटेल्स, ऑथेंटिक है, कहाँ से किया। और फर्स्ट फिर रिपोर्ट वहाँ थी या पे सेकंड रिपोर्ट है? हाँ, और फिर वहाँ से उसकी कॉज को जिस तरह रूल आउट करके फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मिस हो रही है। डॉक्टर शाहिदा मिस नहीं हो रही ना, आप समझ ही नहीं रहे बात को। बात ये है कि आपने HSG के सारी कॉजेज रूल आउट की, ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली, किसने कहा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मिस आउट हो रही है? ठीक है, अब हमारी उसके इस बाद फिर कैंडिडेट ने भी मिस पूछेंगे की कि है ना। क्या कह रहे हो? पहले नहीं फोकस नहीं मैं पूछने लगी थी, मैंने पहले फोकस हिस्ट्री ली है, मैं उस मैडम से ये फोकस्ड पूछ रही थी हिस्ट्री, कि उससे ठीक है आगे अब आगे मेंस्ट्रुअल चलो। लेनी है बिल्कुल, और फिर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस की लेनी है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही है, हाँ गुड। जी। किसी ने then ऑपरेटिव then I will सर्जन की ask हिस्ट्री about लेंगे her क्या? menstrual, अच्छा, हाँ डॉक्टर एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, डॉक्टर रूपा, जी 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 जी। डॉक्टर स्ट्रक्चर डिस्कशन में जैसे अब इसमें कॉजेज में टीबी और एंडोमेट्रियोसिस वगैरह हो सकता है, तो हम स्ट्रक्चर डिस्कशन में किस तरह से इस तरह पूछेंगे कि रूल आउट एंडोमेट्रियोसिस और टीबी, या हम उसके साइन सिम्टम्स नहीं, बोलेंगे? आप उससे पूछोगे साइन सिम्टम्स, जैसे भी डॉक्टर आमना ने कहा कि वेट लॉस की हिस्ट्री, फिर साथ आप वर्ड बोलो कि उसकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे कि इफ शी इज हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, हम कहते नहीं आपको टीबी तो नहीं हुआ कभी, या आपकी जी फैमिली जी में तो किसी को टीबी नहीं है, या हम साये को तो टीबी नहीं है, हम यही पूछते हैं, उससे पता चल गया आप मतलब टीबी की नहीं, हिस्ट्री ले लो। दोनों चीजें पूछेंगे डॉक्टर, जैसे अब आप कह रही हैं टीबी भी पूछें और फिर उससे साइन सिम्टम्स भी पूछें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्योंकि पेशेंट होता है, she रोल may प्लेयर be, होता है, तो हम जी, उससे पूछ लेते हैं। she may be a known और case of tuberculosis or she may have symptoms, ठीक है डॉक्टर, ओके ओके। और इसी एक्सक्यूज मी तरह मैम, इसमें भी endometriosis। ड्रग हिस्ट्री जी, इंपॉर्टेंट होगी, ड्रग एंडोमेट्रियोसिस के हिस्ट्री। लिए भी डिस्पेरोनिया और डिस्मेनोरिया का पूछ बिल्कुल लेंगे उससे, बिल्कुल उसके बिल्कुल, वर्ड्स। गुड। जी निदा कुछ कह रही थी? मैम ये पूछ रही हूँ कि इसमें भी ड्रग हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एंड पे तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, ड्रग हिस्ट्री, इवन इसमें तो वो भी और फिर अदर स्मोकिंग कॉजेज में अल्कोहल गॉट रोल इन दिस आल्सो जी।
मैम और भी थायराइड और प्रोलैक्टिनोमा ये सब इसका नहीं डेफिनेटली पूछना है? वो सारा कुछ पूछना है। वो तो जैसे अभी हमें डॉक्टर शाहिदा ने कहा कि फिर कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए ना, उस तरीके से फिर बाद में हर चीज कवर करनी है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ फिर आप सारा कुछ पूछोगे ना कि थायराइड का भी आएगा, पीसीओ वाला, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा का जैसे भी आएगा। डॉक्टर अब आपने पिछली दफा इनफ्रीक्वेंट मेंसेस का दिया था, तो हमें उसमें जी सबसे पहले वही पूछना था कि जो पहले उसके भी हार्मोनल स्टार्टेड, डिसऑर्डर, फिर बाद वेरी में जो गुड, है ना वो नाउ यू गॉट माय रिपोर्ट भी। पॉइंट, हाँ ठीक यू ठीक। गॉट माय पॉइंट, गुड। ठीक है, बात ये भी ठीक है कि मिस भी नहीं होना चाहिए कुछ, बट स्टार्ट विद द फोकस थिंग व्हिच इज हिस्ट्री गिवन इन पूरी दिस। लेनी है आपको जैसे हम लेते हैं, परफेक्ट लेकिन जी, लेकिन फोकस हिस्ट्री पहले लेने में। ऐसा ही है। और मैम इसी और तरह इस करना है ना कि सिनेरियो में पॉजिटिव बातें पहले पूछ के सारी नेगेटिव चीजें भी रूल आउट करनी है। ऐसे ही बिल्कुल। और मैम अगर अच्छा, हस्बैंड का सिविल उसके बाद एनालिसिस भी नॉर्मल आए तो फिर हस्बैंड के क्या क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा पूछ इंपॉर्टेंट लो होंगे? हस्बैंड के भी। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कोइटल प्रॉब्लम हो, हाँ या क्वाइटल प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। हाँ, तो पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, गुड। चलो, हिस्ट्री का आई थिंक अब समझ आ गई। मेरा मेरा जो मैं बताना चाह रही थी आपकी को 2 क्लासों में मिला के कि आपने किस तरीके से करनी है। अब क्विकली एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कहाँ गई हमारी वॉलंटियर? जी आमना। Examination में मैडम I will look for a BMI of patient, and then general physical examination I will look for any pallor anemia, any thyroid swelling, any acanthosis around neck and underarms, and on वो abdominal तब, एक्सक्यूज मी, examination सॉरी, वो तब एकेंथोसिस और उनकी बात करनी है अगर आपका पेशेंट में पीसीओ की हिस्ट्री है। अगर नहीं है तो फिर तो नहीं खामखा करनी ना बात। जी मैडम, वो तो मैं जनरली बता रही हूँ कि जो ठीक जैसे है, करेंगे ठीक है, उसका। लेकिन ठीक है, ठीक है। अगर सिर्फ मैडम अगर ब्लॉक ट्यूब्स आ जाती और कोई रूल आउट नहीं होता तो फिर सिर्फ बीएमआई पे रहेंगे और बस ब्लॉक ट्यूब्स पे आ जाएंगे उसके बाद। तो फिर बताओ फिर क्या उसमें ये करेंगे? बाकी नहीं करेंगे हाँ, एब्डोमिनल? नहीं, उसके अंदर अगर आपके पीसीओ फिर वाली, अगर उसमें पेशेंट के साइकिल्स रेगुलर है ना, उसका वेट गेन है ना कुछ और है, तो फिर आप जरूर, फिर उसके क्यों आप वेस्ट हिप जी रेशियो की बात करो, एकिंथोसिस की बात करो या कुछ और करो, जब उसकी हिस्ट्री ठीक है। तो आप बस बीएमआई करो, और एंड थायराइड, यस, सब क्लिनिकल थायराइड भी हो सकता है, और उसके बाद आप उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बता दो। पर एब्डोमेन पे आई विल सी फॉर any visible scars, any marks, any on super वो तो प्रेगनेंसी में होता है lineal and any tenderness, any and on palpation I will see any mass, और then और अगर mass मिलेगा तो फिर और it is firm or tender, its regularity, its margins, and then I will go for vaginal examination. On vaginal examination, I will do the per speculum examination to do any to see any chronic vaginal discharge or any bleeding, and ask her that if she have any pap smear taken before. If not, then I will pap smear भी ले लेंगे मैडम साथ ही, फिर ऐसे ही होगा ना अगर नहीं हुआ तो फिर गुड, on bimanual examination I will see the size of uterus and position of uterus, गुड, and उसके बाद बस ना fornices, tenderness, ठीक है, सब और कुछ ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन में गड़बड़ कर दी है। कोई और बताए पेल्विक एग्जामिनेशन बाय मैनुअल? पीएस तक ठीक था। bimanual में कहाँ गई माई? डॉक्टर मिनाल थी जिन्होंने पहले वॉलंटियर किया। Yes, हाँ ma'am. मिनाल, आप बताओ बाय मैनुअल। Ma'am, on bimanual examination, I will assess the cervical consistency, the cervix for its consistency. क्या मैं कहूँगी cervical any change? क्या मैं कहूँ? अच्छा चलो आगे पूरा बताओ, फिर बताती हूँ। I will look for the cervix, then I will do the I will do examine the uterus for its size, position, and mobility, and any tenderness. I will also assess the adnexus for any mass and tenderness. गुड गुड, And ठीक है। हाँ बस आगे। बस मैम इसके बाद और तो कुछ नहीं। fornices देख लेंगे। वो देख लिया उसने, एडनेक्सा में आ ठीक गया है। ना fornix आ अच्छा गया देखो मेरी adnexa। बात मैम सुनिए, इसमें हम एक कहेंगे कि मिनट। एडिनेक्सा फॉर एनी
mass tenderness or any nodules to rule out ठीक है, endometriosis वाला भी गुड शायदा क्या कह रही है? यूट्रोसैक्रल ठीक है, नोडुलैरिटी या ठीक है, वो इंडुलेशन पोस्टीरियर फॉर्निक्स में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, सर्विक्स का बायोमैनुअल में इतना क्लैरिटी के साथ जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर्विक्स के लिए पीएस है, ठीक है। बायोमैनुअल इज नॉट फॉर सर्विक्स, बायोमैनुअल इज एक्चुअली फॉर द यूट्रस एंड फॉर्निसेस, ठीक है। तो जब आपने क्योंकि बायोमैनुअल में प्रोसीजर क्या करते हैं, जल्दी से क्विकली बताती हूँ। बायोमैनुअल में जब हम वजाइना के अंदर फिंगर्स डालते हैं तो हमारी फिंगर्स कहाँ जाती हैं? हमारी फिंगर सर्विक्स पे नहीं जाती, हमारी फिंगर सर्विक्स के पीछे पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाती हैं। वहां पे जाके हम यूट्रस को फील करते हैं, हम सर्विक्स को फील नहीं कर रहे बायोमैनुअल में। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा जरूरी है, बिकॉज वंस यू सेट सर्विक्स व्हिच शोड टू मी कि शायद यू आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द वजाइनल एग्जामिनेशन। उसका कॉन्सेप्ट आपको उतना शायद मुझे लगा, क्योंकि जब हमारी फिंगर्स पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाके यूट्रस के पोस्टीरियर सरफेस को फील करने की कोशिश करती है और वहां से हम यूट्रस को पुश अप करते हैं, ऐसे करके ऊपर धक्का सा देते हैं। जब हम पीछे ले जाके ऊपर धक्का देते हैं तो ऊपर से जो हमारा हाथ एब्डोमेन पे होता है उसके साथ जाके यूट्रस टकराती है, एंड देन वी गेट टू नो कि ये साइज कितना है यूट्रस का, राइट? सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यूट्रस व्हेन वी आर डूइंग द बायोमैनुअल। व्हेन वी आर डूइंग द स्पेकुलम एग्जामिनेशन, देन वी आर एक्चुअली डूइंग स्पेकुलम फॉर द सर्विक्स। हम बायोमैनुअल में यूट्रस को जब दोनों हाथों में फील करते हैं तो 4 चीजें हमने पिक करनी होती हैं। आप लोग सारी 3 चीजों की मैक्सिमम बात कर रहे हो। हमने देखना होता है कि उसका पोजीशन कैसी है, जैसे कि अभी पिछले भाई आमना ने बोला कि एंटीवर्टेड है या वो रिट्रोवर्टेड है। हमने देखना होता है कि उसका साइज क्या है, इज इट लाइक नॉर्मल साइज्ड और इट्स मोर देन नॉर्मल, एंड देन वी हैव टू सी के इट्स मोबिलिटी, कि वो फिक्स्ड तो नहीं है, और चौथा टेंडर तो नहीं है, ठीक है। इन चीजों से हमें क्या क्या पता चलेगा? पोजीशन से हमें रिट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड का पता चलेगा, हमें मोबिलिटी से पता चलेगा कि कहीं अंदर एडिशंस तो नहीं है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी या ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मोबिलिटी से वो पता चलेगा। साइज से हमें कैसे क्या पता चलेगा? साइज से हमें पता चलेगा कि अगर तो नॉर्मल साइज है तो ठीक है, अगर नहीं नॉर्मल साइज तो बड़ी है तो क्या फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है। अगर तो, और टेंडरनेस से क्या पता चलेगा कि अगर वो टेंडर है तो इट मींस इट्स मोर लाइकली एडिनोमायोसिस और अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फाइब्रॉइड, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चलती हैं। अगर तो आपको साइज बड़ा मिलेगा तो आपने कमेंट फिर कंसिस्टेंसी पे भी करना होता है कि इट्स सॉफ्ट और फर्म। तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द वजाइनल एग्जामिनेशन। ये जो वजाइनल एग्जामिनेशन है ना, वही तो वो चीज है जो कि आपने सारी जिंदगी करनी है, और आपके सामने जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो, उसे पता है कि उसके अलावा किसी और फील्ड का बंदा इस चीज का एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट राइट फ्रॉम द परफॉर्मेंस till whatever you are saying is should be so clear कि if you are not clear about like, ये कोई वेग बात नहीं है। अभी तक मुझे यूं लगा, जो 2 या 3 हमारी कैंडिडेट्स ने वजाइनल एग्जामिनेशन बोला, मुझे ऐसे लगा कि आप लोग इसको एक उसी तरह बता रहे हो जैसे आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बताया या जैसे आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बताया। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इवन शायद वो नहीं है जो कि वजाइनल होना चाहिए हमारे लिए। हमारे लिए तो वजाइनल पूरी एक फील्ड है, ठीक है। वी आर द एक्चुअली द डॉक्टर्स ऑफ दिस वजाइनल एग्जामिनेशन, जो कि किसी और फील्ड का बंदा मैम नहीं। सो यू शुड बी वेरी क्लियर। जी आमना। मैम वो उसमें तो और टॉक्स में तो सुना है फॉर्निसेस वजाइनल, वो है, करवा ही नहीं रहे वजाइनल एग्जामिनेशन अब अगले उधर। में करा लेंगे। मैं बता रही हूँ तो एग्जामिनेशन पैटर्न एंड द होल थिंग कहते इज गोइंग टू प्राइवेसी नहीं है। इम्प्रूव इन एवरी अदर एग्जाम। जी अच्छा, होगा, मतलब अब हो सकता है कि हमसे कराएं। जाहिर है होगा। मैं बता रही हूँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर ट्रेनिंग। अच्छा, यूट्रस के बाद जब आपकी ये हो गई फिंगर्स, यूट्रस को आपने फील कर लिया, उसके बाद आप जाओगे फॉर्निसिस में, लेफ्ट और राइट फॉर्निक्स पे, ठीक है। पेशेंट के फॉर एग्जांपल अगर आप राइट फॉर्निक्स पे जाते हो तो आपने दोनों फिंगर्स को ऐसे मिलाकर देखना है। जब आप ये दोनों फिंगर्स आपस में मिलाओगे तो या तो वो दोनों मिल जाएंगी फॉर्निक्स में, ठीक है। अगर तो वो दोनों मिल जाती हैं, इसका मतलब है फॉर्निसिस क्लियर है और पेशेंट नॉन टेंडर थी। अगर अगर वहां पे आपको टेंडरनेस मिलती है या वो दोनों फिंगर्स आपस में नहीं मिल रही, तो ना मिलने की क्या वजह, 2 वजूहत हो सकती है, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। 2 क्या वजूहत हो सकती है, या तो वहां सिस्ट है या वहां फ्लूइड है, तीसरी अभी कोई जाऊंगी वजह ना, ही नहीं है अभी फॉर्निक्स जल्दी क्लियर जल्दी ना खाना होने की, किया है बना ठीक के। है। सॉरी म्यूट में करिए। अच्छा, अभी इनकी जल्दी छुट्टी हो रही है इस महीने में, 10:30 बजे जाऊंगी। ठीक है, तो तीसरी कोई वजह ही नहीं कि फॉर्निक्स क्लियर ना होने की। तो जब फॉर्निक्स में ले जाके आप यूं मिलाओगे फिंगर्स,
तो either it's going to be clear and non-tender or it's going to be tender or it's going to have a cyst or a fluid, ठीक है। तो वो चीज फिर आपने फील करनी है और एक्सप्लेन करनी है। सिमिलरली द अदर फॉर्निक्स, तो फॉर्निसिस क्लियर का मतलब ये होता है, जब आप फॉर्निसिस क्लियर कह रहे हो उसका मतलब है आपकी दोनों उंगलियां वहां जाकर मिल गई और वहां पे आपको ना कोई टेंडरनेस मिली और ना ही आपको वहां पे कोई फ्लूइड या वहां से मिला, ठीक है। आई होप। और फिर जब भी फिंगर बाहर निकालेंगे तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बोलोगे कि देयर वाज ब्लड और नथिंग ऑन द फिंगर स्टॉल, या फिर आप कहोगे कि माय फिंगर्स वर नॉट स्टेन्ड विद ब्लड व्हेन आई ब्रॉट देम आउट ऑफ द वजाइना, ठीक है। सो इस तरह से कंप्लीट वजाइनल एग्जामिनेशन होता है। सो गुड, ये हो गया आपका वजाइनल एग्जामिनेशन। जल्दी से इन्वेस्टिगेशन। उसका वजन ज्यादा है, एब्डोमेन में फैट है काफी सारी, तो फिर भी हमारी फिंगर्स इस तरह आसानी से मिल सकती हैं। मिल जाती वो तो फैट तो होता है एब्डोमेन में, आप तो पेल्विस में कर रहे हो ना, फॉर्निसिस में मिल जाती है, पता लग जाता है। अच्छा जी, अब बताएं इन्वेस्टिगेशन बताएं। जी निता। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे अगर वाइटल्स का हम क्या बताते हैं तो फिर हमें मेजर करना होता है या नहीं, अगर कोई हिस्ट्री नहीं है हाइपरटेंशन की या इस तरह, तो डिपेंड हम उस करता वक्त है, लें या देखो डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है, आपके पास टाइम क्या है। अगर तो वहाँ सिनेरियो इन्होंने स्पेशली लिख दिया है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, तो फिर तो आप हर चीज करोगे। अगर वो सबफर्टिलिटी का केस है और आपने उसी केस में हिस्ट्री भी लेनी है, आपने एग्जामिन भी करके दिखाना है और एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशन भी डिस्कस करनी है, देन यू कैन जस्ट से कि मैंने ये हिस्ट्री के, जिस तरह हम हिस्ट्री में फोकस्ड बात कर रहे हैं इस तरह एग्जामिनेशन में फोकस्ड बात करके। हाँ, लेकिन अगर वहां पर सिनेरियो एग्जामिनेशन का आया हुआ है कि ये केस है एंड हाउ विल यू एग्जामिन योर पेशेंट, तो फिर आपने पूरा करना है। या अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो फिर हम स्पेसिफिकली लेंगे। अगर तो स्टेशन ही आपका एग्जामिनेशन पे है कि दिस इज सबफर्टाइल पेशेंट, हाउ विल यू टेक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो फिर तो आपने पूरा करना है एग्जामिनेशन। अगर वो सबफर्टिलिटी का केस है और आपको क्वेश्चन में आया हुआ है कि यू हैव टू मैनेज हर, तो उसके अंदर आपने फोकस्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन में, अगर हाइपरटेंसिव है सिर्फ तब बीपी, वरना बेशक चाहे बीपी भी ना लो, एंड जस्ट टेक डू द फोकस्ड एग्जामिनेशन एंड देन आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। चलो अपना इन्वेस्टिगेशंस पूछो, बता दो जल्दी जल्दी। इन्वेस्टिगेशंस में मैडम टू कंफर्म द ओवुलेशन स्टेटस आई विल HSA तो अब है ना, आई विल आस्क अबाउट द HSA एग्जाम की तरह बोला करो। हाँ एक मिनट, अभी आप कंपाइल कर लो, मैं आपसे बात करती हूँ, एक सेकंड। बेस लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे, लाइन से स्टार्ट करेंगे ना। इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। हेलो, इसमें ऐसे बोलो ना कि स्पेसिफिक होती हैं और बेस लाइन होती हैं, तो और मेरे में हार्मोनल का तो इसमें नहीं है रोल ना, क्योंकि HSG उसकी आ गई, अब हार्मोन्स को हमने क्या करना है देख के। लेकिन फिर भी हमने रूल आउट तो करना है ना विद डेट एंड टाइम। करेंगे ना उसको भी तो। बेस लाइन पूछ कर फिर आप इससे ये भी पूछ सकते यार, हार्मोन्स का भी पूछना चाहिए मेरे ख्याल में। बेसलाइन स्पेसिफिक में FSH, AMH, TSH, थायराइड, प्रोलैक्टिन विद डेट एंड टाइम, एंड वी विल आस्क अबाउट। देखो अगर हिस्ट्री पे थायराइड प्रोलैक्टिन के कोई नहीं है ना, आपको साइन सिम्टम्स नहीं है, तो फिर थायराइड प्रोलैक्टिन नहीं करवाएंगे हम। अगर उसने कोई थायराइड के हिस्ट्री ही नहीं दी ना, ग्लेक्टोरिया जैसे मैडम ने कहा है कि उसका भी आपने नहीं पूछा। यार सब क्लिनिकल केसेस भी तो होते हैं, क्लिनिकल थायराइड होते हैं, तो आपने थायराइड प्रोलैक्टिन चेक करवाना होता है। सब क्लिनिकल केसेस भी तो होते हैं जो कोई साइन सिम्टम्स नहीं शो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था कि पूछना होता था थायराइड का। और HSA भी विद डेट एंड टाइम, हो सकता है कि उसने 3 साल पहले करवाया हो ना, इस तरह। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि if the menstrual cycle is irregular, if menstrual cycle is irregular, then hormone profile. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, इसका साइकिल रेगुलर है। चलो शाबाश, अब बताओ ना क्या पता लगा, बताओ। गुड, डिस्कशन अच्छी करते हैं आप लोग। हाँ, is this his first HSA or there is another report? I will review HSA with date and time, and then I will do day 21 progesterone if she had 28 days cycle, and day 2 LH FSH if her menstrual cycle is irregular, and TSH if there is any symptoms of thyroid, and prolactin if she has any symptoms of prolactinomas, any मतलब VN change or any headache or, and then ये हो गया। उसके बाद फिर
फिर उसके बाद उस पे आ जाएंगे कि HSG पे मैडम आ जाएंगे, ठीक है फर्स्ट HSG और देयर इज एनी और TVS मैडम के मतलब TVS with date and time और she has any TVS done before और उसके बाद TVS हो मैडम गया इसमें बेसलाइन से स्टार्ट नहीं करना है, HSG से स्टार्ट करना है। गुड पॉइंट। ठहरो पहले आमना को करने दो फिर बताती हूँ। हाँ फिर मैडम बस उसके बाद फिर अगर HSA में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आगे चलेंगे HSA पे, और अगर सॉरी मैं म्यूट और कर रही हूँ आपको, आप अनम्यूट कर लो। ठीक है, और भी कुछ पूछना आमना ने? हाँ बताओ मैडम बस फिर HSG का और HSG से आगे फिर तो उसको एक्सप्लेन करूंगी चीजें। गुड। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, एक देखो जब सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एंड देन आई हैड टू टेक अ फोन कॉल, तो मैं गई। जब पहले मैंने पूछा फोन कॉल से पहले तो बिल्कुल ही बुरा जवाब आ रहा था। जब मैं फोन कॉल से वापस आई तो कुछ आपके माइंड पे कंपाइल हुआ था एंड यू हैड एन आंसर, यू डिड वेल। इतना तो किया कि चलो बॉर्डर लाइन पास तो। पहले तो बिल्कुल वो भी नहीं हो रहे थे फोन कॉल से पहले, जब मैं वापस आई हूँ तो वही भी बेहतर था। अब सोचो कि अगर इसको और ज्यादा कंपाइल किया हो तो यू कैन स्कोर इवन 70%, ठीक है, एंड योर टारगेट शुड बी 70%। इसलिए प्लीज ऑल ऑफ यू डू योर होमवर्क। हर टॉपिक की इन्वेस्टिगेशन जब तक आपके फिंगर टिप पे नहीं होंगी वहां दिमाग काम नहीं करता, वहां सोचकर कुछ नहीं बोला जाता। मैं, मेरा ख्याल है हर क्लास में ये बात करती हूँ, पता नहीं कौन सी क्लास नंबर ऑफ क्लास होगी मेरी, 500 नंबर ऑफ क्लासेस तो मैं ले चुकी होंगी, जिसमें से हर क्लास में मैं कहती हूँ कि प्लीज डू योर होमवर्क। आप लोगों को जब तक टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे याद नहीं होगा इन्वेस्टिगेशंस। अब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि क्विकली से बेसलाइन, स्टार्ट ऑफ विद द बेसलाइन। बेसलाइन तो हमने कराना ही है। उसके बाद आपके दिमाग में एक अगर पैटर्न होगा ना कि आपने ये इन्वेस्टिगेशन मांगनी है एक सब फर्टिलिटी के केस में, तो आप उस तरीके से मांग लोगे। आप फौरन से अगर उसका ब्लड का प्रोफाइल से स्टार्ट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस आपने उस सीक्वेंस में मांगनी है लीस्ट इंटरवेंशन वाले तरीके से। लीस्ट इंटरवेंशन के अंदर आपको HSA उन्होंने बता दिया, ठीक है। HSA के बाद आपने उसको सॉरी हाँ HSA आपको बता दिया गया, उसके बाद आपको HSG भी बता दिया गया। उसके बाद आपने FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन और आप 21 डे 21 प्रोजेस्टेरॉन और उसके प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और उसके अलावा आपने उसके जो भी प्रोलैक्टिन और वो सब मांगना है वो भी कर लिया। पर अगर आप हैफेजर्ड तरीके से बोलोगे ना कि कभी ब्लड टेस्ट की बात करोगे, कभी आप एक्सक्यूज मी, कभी आप उसके HSG की बात करोगे, फिर आपको एकदम से याद आया TVS, फिर आपको एकदम से याद आया HSA, इट्स नॉट लाइक दैट। एक तरीके से शुरू करो, कम इंटरवेंशन वाली रिपोर्ट से शुरू करो। यू कैन स्टार्ट, या अगर आपने ब्लड से स्टार्ट किया तो फिर ब्लड की सारी पूरी करो। अगर आपने बेसलाइन बोली है और फिर आपने उस ब्लड के स्पेसिफिक से स्टार्ट किया तो फिर ब्लड की सारी बोलो। उसके बाद आप उसकी हस्बैंड एनालिसिस, उसके बाद HSG, फिर वो पूरा बोलो, और फिर TVS। फिर TVS does not mean just the TVS, then you have to ask for the whole thing। फिर वही बात है कि जैसे वजाइनल एग्जामिनेशन है समथिंग जो कि सिर्फ हमें पता है, कोई सर्जरी वाला तो नहीं कर सकता वजाइनल एग्जामिनेशन, ना ही वो कोई मेडिसिन वाला डॉक्टर कर सकता है, चाहे उसने कुछ भी हाउस जॉब भी की हो गायनी में, लेकिन who Uterus knows देखना exactly what जरूरी you are looking for in the vaginal examination. Similarly, you are the only doctor and the only specialist who would know what you are looking for in the TVS, ठीक है। So इस तरीके से फिर आपने TVS का करना है। मैं TVS का थोड़ा सा अच्छे से बोलूं? हाँ बोलो कोमल, शाबाश। मुझे तो ये वॉलंटियर जो करते हैं बहुत पसंद है, और मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा वॉलंटियर करते हैं और जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, अब देखो आमना जो बातें करी, शील नेवर फॉरगेट, आई नो। अगर उसे फर्टिलिटी का केस अव्वल तो इंशाल्लाह शील कंपाइल इट इन हर माइंड, और जब वही बात अभी ये हमारी क्लास के दौरान एग्जाम्पल होगी, फोन कॉल से पहले क्या जवाब आ रहा था, फोन कॉल के बाद क्या जवाब आया, और सोचो कि अगर और कंपाइल हो जाए और एग्जाम में सब फर्टिलिटी आ जाए तो वो स्टेशन तो पक्का ही इसका पास हो जाए, मतलब 70% तो वहां ऐसे ही आ जाए। तो प्लीज वॉलंटियर किया करो, जो मर्जी बोलो यार, गलत मलत बोल दो, कोई कुछ कहेगा थोड़ी। चलो हाँ कोमल बताओ। On transvaginal scan, I will check for the health of endometrium and myometrium, for the size of the uterus and antral follicle count, and see the follicle. ठीक है, गुड।
तेजी से बोलना, वहां आहिस्ता बोलने का टाइम नहीं होता ना, जरा क्विकली बोल देना। इफ यू कैन गो विद दैट, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको बीच में एग्जामिनेशन में लगा कि एडिनोमायोसिस है, कुछ ऐसा है, तो फिर आप कह सकते हो कि आई विल लुक फॉर द एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, और ठीक है, हेल्थ ऑफ एंडोमेट्रियम ठीक है, एंडोमेट्रियल रेगुलरिटी, थिकनेस, blood flow, endometrial, myometrial, echo texture, any pathology in the myometrium, adnexal pathology, ठीक है, good कोमल, ठीक है। लेकिन So, मैम इसमें ट्यूब्स पे हाइड्रोसाल्पिन्स एंड हाइड्रोसाल्पिन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि वो HSG एबनॉर्मल है, तो TBS पे हम ट्यूब्स पे ज्यादा एडिनेक्सल पैथोलॉजी का यही मतलब है। आप बहुत ज्यादा अगर हम हाइड्रोसाल, उसे पता है क्या इलेबोरेट सवाल कर दें। होता है आगे, आगे ये सवाल होता है कि अल्ट्रासाउंड पे ट्यूबें नजर आ जाती हैं, अल्ट्रासाउंड पे ट्यूबल पैथोलॉजी पता चल जाएगी, अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोसाल्पिंग्स कितना सेंसिटिव है। सो यू विल जस्ट आस्क से एडिनेक्सल पैथोलॉजी, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेट या ट्यूबल पैथोलॉजी HSG पे नजर आएगी, हिस्ट्रोसोनोग्राम में नजर आ जाएगी, या आपको नजर आ सकती है लेप्रोस्कोपी में। सिर्फ सिंपल TBS या उसके अंदर दे मे कमेंट ऑन हाइड्रोसैल्पिंग्स, बट इट्स नॉट, इट डजंट हैव दैट गुड सेंसिटिविटी, और वो भी हाइड्रोसैल्पिंग्स सब जब बहुत क्रॉस हो, ठीक है। सो इट्स बेटर नॉट टू टॉक अबाउट हाइड्रोसैल्पिंग्स और ट्यूबल थिंग्स इन द अल्ट्रासाउंड, इंस्टेड यू कैन जस्ट से द एडिनेक्सल पैथोलॉजी, ठीक है। जी मैडम, यूट्रस, मायोमीट्रियम और एडिनेक्सा पे बस बात करेंगे हम ठीक है, TBS में। और एनी अदर पैथोलॉजी इन द पेल्विस, ठीक है। सो जी, हिना ने कुछ डॉक्टर कहना रूबा, है। अगर HSG जो हुआ है, अगर जैसे हम उनसे पूछते हैं पेशेंट से कि पहली रिपोर्ट है या दूसरी, अगर किसी रिलायबल जगह से हुई हुई है तो हम दोबारा आपने लेते मान जाएंगे। लेनी है, ना 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 ना, आपने वही एक रिपोर्ट ही आपके लिए सब कुछ है। HSG दोबारा दोबारा कराना इज इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट, नेवर गेट HSG रिपीटेड। इंस्टेड ऑफ HSG इट्स बेटर यू गो फॉर लेप्रोस्कोपी, ठीक है। अगर आपने HSG की रिपोर्ट कंफर्म ही करनी है तो फिर ऑफर पेशेंट लेप्रोस्कोपी, डोंट ऑफर और अगर HSG। रिलायबल जगह से नहीं तो दोबारा रिपीट करवाएंगे। नो, HSG आपने रिपीट नहीं कराना, चाहे वो ठीक जो है, मर्जी है। बस ब्लॉकेड आएगी तो आपको लेपेंट डाई टेस्ट करना है। फिर गो फॉर द डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। HSG, एक चीज तो ये, पेशेंट हैज गॉट द फिल्म्स, इफ शी हैज गॉट द फिल्म्स यू कैन मेक योर ओन रिपोर्ट, आपको खुद उसको रिव्यू करना आना चाहिए। नंबर 2, एक दफा HSG इज डन एक्चुअली इन अ वेरी अनस्टरलाइज्ड कंडीशंस, एक दफा वो मरीज उसमें से गुजर गई है, बार बार उसको उसमें से गुजारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो डोंट मैम आस्क कितना फॉर द पुराना रेपिटेशन। एक्सेप्टेबल है HSG की रिपोर्ट? 6 months। मैम अगर मैम आपके कितना पास 6 months HSG की कोई पुराने में रिपोर्ट अगर हो ट्यूबें काइंडली खुली वो हुई है, हमें वैसे शेयर फ्रैंकली करिए। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी जो ट्यूबल टेस्ट है, चाहे लेप्रोस्कोपी हो या HSG हो, पेशेंट आपके पास लेके आई भी है, ट्यूबें खुली हुई है, तो 2 साल के अंदर अंदर वाला माना जा सकता है। हमारे जैसे हर जगह का अलग प्रोटोकॉल होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने कितने साल वाला मानना है, बट अगर कोई 2 साल से पुराना है देन यू हैव टू गेट इट रिपीटेड, इवन अगर खुली भी हुई है ट्यूबें। अगर पेशेंट आपके पास फॉर एग्जांपल 22 में 2019 का लेके आई है HSG या लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट जिसमें ट्यूबें खुली थी, और अब आप उसकी सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू एडवाइस हर IUI और एनीथिंग एल्स, इट्स बेटर टू रीचेक हर ट्यूब्स, ठीक है। ठीक है मैम अभी इस बार जो FCPS का चलो एग्जाम आपने हुआ था अब उसमें मैनेजमेंट बता दो जल्दी ट्यूब्स से। मैम अगर HSG खराब है फिर हम 6 मंथ्स वाला देखेंगे ना, मतलब अगर ठीक है तो 2 इयर्स वाला HSG तो जितना भी पुराना है, अगर खराब है तो वो खराब ही है, 6 मंथ्स वाली बात ना करो, बस 2 years नहीं, कर लो। रिपीट वाला ये नहीं कि मैम 6 मंथ्स पुराना है तो फिर रिपीट करेंगे। नहीं, ब्लॉक ट्यूब्स में रिपीट, फिर HSG की ब्लॉक ट्यूब्स है ना, तो फिर आप लेप्रोस्कोपी पे जाओगे, आप उसे रिपीट नहीं कराओगे। HSG रिपीट नहीं कराना, वो HSG अल्ट्रासाउंड नहीं है जो हम रिपीट करा लें। HSG एक तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, उसमें से गुजरना, सेकेंडली इट्स एन अनस्टेरिलाइज्ड क्योंकि मैम प्रोसीजर। ये है कि HSG पे अगर ब्लॉक ट्यूब्स आई है ना तो लेप्रोस्कोपी करके 94% कंफर्म होता है कि हाँ, वो तो अभी आमना ने बताना है, ये बातें आमना से हमने पूछनी है। चलो आमना, मैनेजमेंट बताओ। मैम फर्स्ट कोई ऑफ ऐसी ऑल क्लास भी होनी चाहिए मैम काइंडली कि जिसमें हमें HSG की रिपोर्ट शो करें आप और हम लोगों से डायग्नोज पूछें, क्योंकि अभी जो FCPS का एग्जाम हुआ है उसमें वो रिपोर्ट तस्वीरें दी हुई है मतलब गूगल पे। तस्वीरें दी हुई। गूगल पे इतनी तस्वीरें हैं, इतनी तस्वीरें हैं, वो खोलो और देखते रहो जितनी मर्जी, हर सारी चीज यार गूगल पे है वैसे फ्रैंकली। Even you can go to the X-ray department of your hospital. They will give you so many films. अगर आप लाइव फिल्म्स देखना चाहते हो ना, हाँ, उसके अलावा दुनिया भर के इम्तिहानों में, it's not only in Pakistan, it's in MRCOG. I have also witnessed के MRCOG तक में मिस प्रिंटेड रिपोर्टें, बैड एक्सरेज आते हैं, ये ना समझना सिर्फ हमारे मुल्क में। सो अजीबो गरीब एक्सरे भी वो रखेंगे सामने।
हाँ जी, हम बैड क्वालिटी एक्सरे जिसको हम कहते हैं, तो उस पे बताना है तो बताना है। चलो हाँ जी हमने First of all, I will counsel my patient that good. HSG report is not always correct, and sometimes due to pain or there is tubal spasm that give false impression of blockage. So for confirmation, I will go for diagnostic laparoscopy or laparoscopy dye test. And if on laparoscopy there are blocked tubes, then I will go. Then I will give her two treatment options. First is tubal recanalization, and second about ART. And if there is an endometrioma in association endometriosis, and if it is greater than 3 centimeter, then I will on laparoscopy I will drain hematoma, and then I will go for ART. And if it less than 3 centimeter, तो फिर तो मैडम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। और बाकी if there I will assess the type of blockage. If tubes are blocked locally or some part is blocked, then I will go for surgical recanalization, and if tube is blocked throughout, then I will go for ART, assisted reproductive technique. देखो बात ये है कि बात आपने समझ आ गई है कि आपके माइंड में मैनेजमेंट है उस पेशेंट को क्या करना है, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है। वही बात है कि होमवर्क बड़ा जरूरी है। अगर आप एक पेशेंट को कह रहे हो कि HSG के बाद अभी रिकन्फर्म करने की जरूरत है, तो उसको कहने का एक तरीका है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू रिकन्फर्म योर हैव द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको कोई दी नहीं, चलो ठीक है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास HSG ही सिर्फ खराब है और बाकी सब ठीक था। तो अगर HSG खराब है और आपने पेशेंट को काउंसल ही करना है कि लेप्रोस्कोपी की तरफ जाए, तो कोई परसेंटेजेस बोलो ना कि कितने % चांस है कि HSG की रिपोर्ट ठीक हो और कितने % चांस है कि ठीक ना। आप एक ऐसे GP नहीं बैठे वहां पे, आप वहां पर एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हो। देयर इज अ वे टू कन्विंस योर पेशेंट। आपके पास PhD पेशेंट बैठा है सामने, उसको अगर आप ये बातें कहोगे ना, तो वो उठ के आपका मजाक उड़ाएगा कि ये क्या, ये पेशेंट, ये मेरी डॉक्टर ने ये क्या बोला है कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो फिर मेरी कराई क्यों गई, मतलब फिर मेरा हुआ ही क्यों HSG। और ये क्या बात हुई कि जो चीज मेरे अंदर है ही नहीं एंडोमेट्रियोमा, उसकी क्या ये बातें कर रही है, मतलब। और फिर ये कि मुझे इन्होंने कह दिया कि ट्यूब रिकैनलाइज होगी और फिर एंटी कह रही है कि नहीं भी होगी, तो इवन अ गुड IQ पेशेंट इज रियली गोइंग टू मेक फन ऑफ यू व्हेन शी विल गो आउट ऑफ योर क्लिनिक। ठीक है, अब तो इतने अवेयर हो गए हैं कि वो मजाक उड़ाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखो, मतलब आप एक जोक बन सकते हो इन सब बातों के बाद। डोंट टॉक लाइक दिस। आपने वहां पर ऐसे बात करनी है, वो जिसे कहते हैं ना कि यू विल पास योर एग्जाम ऑन द डे, जब आप एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बता सकोगे कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू हियर। ठीक है, सो तब ही एग्जाम पास होगा, और जब एग्जामिनर आपको अपने से छोटे लगेंगे उस दिन एग्जाम पास होगा। सो डोंट टॉक लाइक दैट। आपने पेशेंट को सही तरह बताना है कि जी इसकी सेंसिटिविटी 60%, देयर इज 60% चांस दैट द रिपोर्ट इज करेक्ट, यू रियली हैव गॉट ट्यूबल ब्लॉकेज, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इस बिल्कुल मीडियल स्पैज्म आया हुआ है विच मे शो दैट 40% चांस ये भी है कि ये रिपोर्ट आपके स्पैज्म की वजह से डाई नहीं पास हुई, बिकॉज इन 40% ऑफ केसेस बायलैटरल स्पैज्म हो जाता है जिसकी वजह से डाई पास नहीं होती है एंड ट्यूब्स सीम टू बी ब्लॉक्ड व्हिच दे आर नॉट एक्चुअली। सो जिसको रिकन्फर्म करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी व्हिच इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड for checking the tubal patency, and if in the laparoscopy tubes are really blocked, then 100% will label you as the patient of tubal blockage. This is how you talk to even an unpada patient or to a PhD pass or whatever patient, right? क्योंकि वो तो सबसे पहले उठ के बोलेंगे कि अच्छा तो फिर एक्सरे हुआ क्यों, अच्छा चलो अगर एक्सरे हो, जबकि ये रिपोर्ट अगर हमेशा ठीक नहीं होती, तो मैंने इतनी तकलीफ के बाद अगर किसी ने जाके, आप देखो ना, हम लोगों ने सबने किए हुए HSG डिपार्टमेंट में जाके डाई डाली हुई है, वो डिपार्टमेंट से बुलाते हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। वो कहेंगे फिर मैं हुआ क्यों यार अगर ये गलत होता है, एंड देन व्हाट इज लेप्रोस्कोपी, यू हैव टू से एट द वेरी सेम पॉइंट कि जब आपने बोला कि HSG नहीं, लेप्रोस्कोपी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वहीं पे बोलो कि व्हाट इज इट, इट्स डन अंडर एनेस्थीसिया, it's done in this way, and in laparoscopy I will see if I really find tubal blockage, then I will give you option, मतलब before procedure obviously आप counseling कर रहे हो, you are given an option that you either get the test done only
or you want a therapeutic laparoscopy. If you want therapeutic laparoscopy, in that case, फिर जो cause होगी tubal blockade की, if the tubes are normal looking in laparoscopy, there is a chance. अब जब आपने canalization की बात की, तो you should know कि canalization का success rate क्या है, because that's a big thing to say. Hysteroscopic guided canalization है with the laparoscopy, तो उसका क्या सक्सेस है? डू यू रियली थिंक कि कैनलाइजेशन इज बेटर देन एआरटी? कि आपको पहले एआरटी बोलना चाहिए और फिर कैनलाइजेशन, या फिर कैनलाइजेशन पहले बोलना चाहिए और फिर एआरटी? इसकी बात वही करो. एंड व्हाई आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस अगर अल्ट्रासाउंड पे आया ही नहीं है कुछ? ठीक है मैडम. सो जब भी बोलो, use percentages, use reference of guidelines, use exactly के हुआ पहले उसके साथ ये क्यों हुआ, जो कि गलत नहीं हुआ, वो भी ठीक हुआ, लेकिन अब उसके बाद का ये स्टेप है कि अगर ये हुआ है तो नेक्स्ट क्या होना है. ठीक है जी मैडम. बात ये कि आपको पता थी बातें, बट होमवर्क नहीं हुआ. हर चीज आपके माइंड पे कंपाइल्ड होनी चाहिए. किसी ने कोई क्वेश्चन करना था, हमारा टाइम पूरा हो गया. हाँ जी, जल्दी से कर लो. डॉक्टर अरूबा हाइड्रोसल्पिंग्स का बता दें अगर टाइम है, या फिर नेक्स्ट क्लास में. हाइड्रोसल्पिंग्स, अगर इंट्राऑपरेटिवली यू फाइंड हाइड्रोसल्पिंग्स और वो एचएसजी पे भी नजर आ जाता है, तो फिर आप बिफोर प्रोसीजर यू कैन टेक द कंसेंट ऑफ ट्यूबल क्लिपिंग. ट्यूबल क्लिपिंग इसलिए बिकॉज यू विल से कि एज हाइड्रोसल्पिंग्स इज देयर एंड वी नो दैट द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, व्हिच मींस दैट यू विल डेफिनेटली end up in IVF, and for the better success of IVF it's better that the hydrosalpinx is treated in a way that tubal clipping should be done, ताकि वो जो fluid dribbling है from the tube to the uterus वो ना हो, ताकि embryo implantation में आसानी हो. तो फिर इसलिए आप उसको फिर ट्यूबल क्लिपिंग की ऑफर करते हो. मैम ट्यूबल क्लिपिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, किस रूट के थ्रू? लेप्रोस्कोपी. ओके, तो मैम हम क्यों ना रिमूव क्यों ना कर दें इसके ट्यूब्स? हम क्लिपिंग वर्सेस सेल्फ इंजेक्टमी. ओके. और क्वेश्चन जल्दी से कर लो. एक्चुअली सब फर्टिलिटी तो एक अनलिमिटेड टॉपिक है. एक्सक्यूज मी मैम, घंटा कम है. ये पढ़े कहाँ से? हेलो डॉक्टर सब फर्टिलिटी पढ़े कहाँ से? यार पढ़ने को तो हर जगह है. नाइस गाइडलाइन बहुत अच्छी है. देन द ऑल द चैप्टर्स इन योर ड्यू हर्ट्स एंड ऑल, वो सब बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं. बट अगेन ये जो बातें हम इस वक्त कर रहे हैं ना, ये तो डिस्कशन से है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन कब पहले मांगनी है, हिस्ट्री में पहले क्या बातें करनी है, हाउ आर यू गोइंग टू काउंसिल योर पेशेंट, हाउ आर यू गोइंग टू टेल योर पेशेंट. ये बातें तो आपको डिस्कशन, इसलिए ग्रुप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट 2. चलो वन लास्ट क्वेश्चन, मैंने हाइड्रोसल्पिंग्स और पायोसल्पिंग्स का डिफरेंस अगर एग्जामिनर पूछे, आप बता दो तो नाम से पता चल रहा है. हाइड्रो में जो है वो ट्यूब्स डायलेटेड होती पायो में है. पास होती है ना यार. हाँ निता ने जल्दी से, निता का लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी लीव. हाइड्रो में लिक्विड होगा, पायो में पस होगा. ये एचएससी इन्फेक्शन में तो नहीं करेंगे तो हाइड्रोसल्पिंग्स इज नॉट पायोसल्पिंग. हाइड्रोसल्पिंग्स में फ्लूइड होता है, पायो में पास होती है. पायोसल्पिंग्स में सेल्फ इंजेक्टमी करेंगे. मैम टॉपिक होमवर्क कोई करना है? एक जल्दी से पूछ लो. मैम ये हाइड्रोसल्पिंग्स में एचएससी इंडिकेटेड है. हमारा पेपर है, करा दें. कोई करना है टॉपिक नेक्स्ट? हाइड्रोसल्पिंग्स अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया है तो फिर आप डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी एंड प्रोसीड पे जाओगे. मैम हाँ जी आमना. मैम एक रिक्वेस्ट है, वो 23rd को हमारा एग्जाम है, तो प्राइमरी एमेनोरिया पे ले लेंगे एक सेशन पहले? ले लेंगे, अगली क्लास कर लेते हैं प्राइमरी एमेनोरिया. मैम ये एनॉमलस बेबी भी ले लें. एनॉमलस बेबी, एनॉमलस पे लीव है क्लास. चलो फिर ले लूंगी, पहले प्राइमरी एमेनोरिया पे ले लेंगे. ठीक है, अपना नेक्स्ट क्लास. थैंक यू मैडम. अच्छा लगता है. थैंक यू. गुड लक.